अब हम लोगों को बायोमोलिकुल्स, जिसे जैव अणु कहते हैं, इसको पढ़ना है। इसमें आपको जैव अणु के बारे में जानना है कि जैव अणु क्या है। तो कोई अणु जो जीवित जीव के अनुरक्षण या रखरखाव तथा उपापचय प्रक्रम में सम्मिलित होता है, जैव अणु कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि जीवन के सूक्ष्मतम इकाई जो माना गया है कोशिका को, वो कोशिका जीवन के लिए आवश्यक रसायनों का संग्रह होता है, अतः इन्हें जैव अणु भी कहा जाता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो यौगिक होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर। ये सभी जीवों के लिए उपयोगी होता है और ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इनको विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। जैसे पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये लगभग सभी खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, फल और सब्जी, यहाँ तक कि जितने भी एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी जो आप लेते हैं, वो सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। एक संतुलित आहार में 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो आपको सामान्य व्यक्ति के मुकाबले अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अधिक सेवन करने वाले लोग मोटे हो जाते हैं और मोटे होने के साथ साथ इनको डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इनके जो प्रमुख स्रोत हैं वो ताज़ा फल, आजकल तरबूजे का सीज़न है, तरबूजा, अंगूर, नाशपाती और जितने भी नेचुरल चीज़ हैं उस सब में पाया जाता है, उनको लेना चाहिए। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को परिभाषित किया जाए तो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। लेकिन आपको जो लिखना है वो लिखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन वे पदार्थ हैं जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2nOn। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन एवं जल का अनुपात, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है, अतः इन्हें कार्बन का हाइड्रेट माना गया है। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहा जाता है। ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ जो होते हैं वो जल में अघुलनशील भी होते हैं। जैसे शर्करा हुआ, वो जल में घुलनशील है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, स्वाद में मीठा होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी एनर्जी देता है। और साथ साथ जब एनर्जी देता है तो उसका कारण मोटापा होता है। इसके अधिक सेवन से कुपोषण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः देखा गया है कि प्रतिदिन अगर हम मिनिमम 2000 कैलोरी एनर्जी ले रहे हैं तो हमको 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट उसमें मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए सही है। ऐसे प्रतिदिन 235 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भोजन में होना चाहिए प्रतिदिन हम लोग का। अब इस कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का पहला जो है वो है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, माने कहता है कि जल अपघटन के आधार पर। ये में पहला हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा हो गया ओलिगोसेकेराइड और तीसरा हो गया पॉलीसेकेराइड। इसका दूसरा जो वर्गीकरण है वो आपका है स्वाद के आधार पर, बेस्ड ऑन टेस्ट, मीन्स स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है शर्करा, जिसे हम कहते हैं शुगर,
दूसरा होता है अशर्करा, जिसे कहते हैं नॉन शुगर। शुगर का परिभाषित कीजिए। कहता है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा लगता है, तो जो मीठा लगेगा वो शर्करा कहलाएगा, और जो मीठा नहीं लगता है वो अशर्करा कहलाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और इसमें आ जाएगा सेलुलोज एंड स्टार्च। तो आप परिभाषा समझ गए कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा लगता है शर्करा कहलाता है, और वैसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा नहीं लगता है वो क्या कहलाता है, अशर्करा कहलाता है। तो दोनों का परिभाषा में क्या अंतर है, केवल नहीं का डिफरेंस है बस। और तीसरा आप आ जाइए, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। ये कहता है अपचायक स्वभाव के आधार पर। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कहता है, आप दो चीज सुने होंगे, फेहेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। तो जो इसमें अपचयित होता है रिड्यूसिंग कहलाएगा, और जो इसमें नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। समझ गए कि रिड्यूसिंग मीन्स अपचायक शर्करा और नॉन रिड्यूसिंग माने अनपचायक शर्करा। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट में अपचयित होता है रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, और वैसे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट में अपचयित नहीं होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। केवल नहीं का डिफरेंस यहाँ भी है और नहीं का डिफरेंस यहाँ भी है। तो याद रखिए परिभाषा एकदम हल्का है, नहीं लगा दीजिएगा तो दोनों का परिभाषा बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि परिभाषा बना रहे हैं तो किस में नहीं होगा किस में नहीं होगा। तो पहला वाला में नहीं है और दूसरे वाला में नहीं है, परिभाषा आसानी से बन जाएगी। इसके बाद हम लोग का आता है इसमें मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड कहता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जाता है मोनोसेकेराइड कहलाता है। एग्जाम्पल में आ जाइए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इनके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अल्डोज, दूसरा होता है कीटोज। अब हम चलेंगे अल्डोज को लेकर के। अल्डोज वैसे मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। तो मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड समूह से बनता है अल्डोज कहलाता है। तो इसके प्रकार हो जाते हैं अल्डो ट्राइओज, अल्डो टेट्रोज, अल्डो पेंटोज। तो ये C3 से शुरू होगा, C4 हो गया, C5 हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों दिया गया है। दूसरा आता है आपका कीटो, इसमें C डबल बॉन्ड O मीन्स कीटोन समूह होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। इसके भी प्रकार वैसे ही होते हैं, तुमको ये देखिएगा, कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज। इनमें भी C कार्बन की मात्रा 3 से शुरू होती है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों दिया गया है। तो अभी तक हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के कितने नाम होते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके क्या गुण होते हैं और गुण के साथ उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही, ठीक है।